और आइए पहले रुख करेंगे कर्नाटक का। बेंगलुरु तशद्दुद की जांच के सिलसिले में बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तशद्दुद के फरका होने का ठोस सबूत नहीं है। ना ये तशद्दुद मनसूबाबंद था और ना ही हिंदू तबके को निशाना बनाने के मामले पर कोई सबूत मिले हैं। जांच कमेटी ने हुकूमत को मुतासरा इलाकों का समाजी इक़्तिसादी सर्वे करने की सिफारिश की है और जरिए माश को हुए नुकसान का जायजा लेने की बात कही है। वाज़ेह है कि बेंगलुरु के डीजेहल्ली और केजेहल्ली इलाके में तशद्दुद के वाक़यात रूनुमा हुए थे और इस सिलसिले में करीब 400 से ज़ायद नौजवान जेल की सलाखों के पीछे हैं। कर्नाटक में एक बार फिर अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ी की बात सुनने में आ रही है। जी हाँ, आने वाले दिनों में बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका के इंतखाबात होने वाले हैं। इसके पेश नज़र बेंगलुरु के 198 वार्डों के लिए रिजर्वेशन की फहरिस्त जारी की गई है। मुस्लिम सियासी नुमाइंदों का इल्ज़ाम है कि अक़लियतों की कसीर तादाद वाले ज़्यादातर हलकों को ख़वातीन या फिर दीगर तबकों के लिए रिजर्व कर दिया गया। इस नए रिजर्वेशन के बाद इंतखाबात में अक़लियतों की नुमाइंदगी मज़ीद घट सकती है। बीजेपी के सीनियर लीडर अनवर मणिपाड़ी ने कहा कि वो इस मसले के हल के लिए कोशिश करेंगे। वाज़ेह है कि बेंगलुरु महानगर पालिका के पिछले इंतखाबात में 15 मुस्लिम कारपोरेटर हैं। डिलिमिटेशन में ही बहुत से माइनॉरिटीज लोगों के वार्ड को हेर फेर कर दिए थे। जब डिलिमिटेशन फाइनल हो गया, अभी रिजर्वेशन कल आया हुआ है, जिसमें जितने भी माइनॉरिटी पॉकेट्स हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं लेडीज़ कर दिया गया और कहीं ना कहीं BCMB कर दिया गया और कहीं SC रिजर्व करवा दिया गया। इसका मतलब है एक तो माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है। जो भी लोग हम फाइट करते थे काउंसिल के अंदर, जो बात कर रहे थे, जो हमारी आवाज़ थी, इसको ख़त्म करने की कोशिश की गई है। मध्य प्रदेश असेंबली और पार्लियामेंट में मुस्लिम नुमाइंदों की कम होती तादाद के लिए समाजी तंजीमों ने सियासी पार्टियों के नज़रिए को जिम्मेदार करार दिया। मुस्लिम समाजी तंजीमों का कहना है कि 1981 में इसी मध्य प्रदेश पर कांग्रेस पार्टी से असेंबली में 14 मुस्लिम मेंबरान नुमाइंदगी करते थे, मगर अब वही सियासी पार्टी कांग्रेस 14 या पूरे सूबे से 4 मुस्लिम नुमाइंदों को टिकट देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में मुस्लिम समाजी तंजीमों ने सियासी पार्टियों से एक बार फिर पुरजोर तरीके से मुस्लिम नुमाइंदगी का मुतालबा शुरू कर दिया है। मुस्लिम समाजी तंजीमों के मुतालबात क्या हैं, इस पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने खास बातचीत की। नवंबर में होने वाले मध्य प्रदेश के असेंबली ज़िमनी इंतखाबात किस पार्टी की हुकूमत रहेगी या किस पार्टी की हुकूमत जाएगी, ये तय करेंगे और उसमें अक़लियतों का वोट बड़ा अहम फैक्टर अदा करेगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि दोनों पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों में मुस्लिम नुमाइंदगी के नाम पर खामोशी है। इस पर बातचीत करने के लिए मुस्लिम तंजीमों के साथ साथ सीनियर सहाफ़ी भी हमारे साथ मौजूद है। जफर साहब, आपने एक लंबे अरसे से सहाफ़त कर रहे हैं, अंग्रेजी अखबारों में लिख रहे हैं, वोट सबको चाहिए लेकिन नुमाइंदगी की बात कोई नहीं कर रहा है। जी, वोट सबको चाहिए और नुमाइंदे की बात कोई नहीं कर रहा। इसलिए कर रहा है कि वोट अंधों की तरह देते रहें। मगर अब जिस तरीके से जागरूकता आ रही है, लोग अवेयर हो रहे हैं, उसके हिसाब से जो जितनी रिप्रेजेंटेशन देगा, जितने टिकट देगा, उसको वोट दिए जाएंगे। जो पार्टी मुसलमान कैंडिडेट को वोट दिए जाएंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से खड़े हो, ये तय करना पड़ेगा कि अपना कैंडिडेट जिताना, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी से हो, चाहे कांग्रेस से हो। हमें किसी पार्टी से परहेज करने की जरूरत नहीं है। सब एक हैं, एक हम्माम के अंदर हैं, एक जैसे हैं। सब मुसलमानों के दुश्मन है, कोई खुलकर है, कोई डंके की चोट पर है। तो अपन को अपना हिकमत अमली से काम लेते हुए हमें किस तरीके से इन लोग को, जो आज तक हमें इस्तेमाल करते हैं, हम इन्हें किस तरीके से इस्तेमाल करें, इसके ऊपर एक स्ट्रेटेजी बनाकर काम करना चाहिए। स्ट्रेटेजी बनाकर काम करने की जरूरत है। यहाँ पर आप लोग जो है बार बार वोट देते हैं और एक उम्मीद के साथ हर बार वोट देते हैं, लेकिन उम्मीदें हैं कि कभी पूरी नहीं होती। लेकिन अब ये पहले जैसी बात नहीं है। जिस तरह से जो है ना, एक तरफ ढकेल दिया जाता था कि इनको वोट दे दिया, कांग्रेस को दे दिया या BJP को दे दिया, लेकिन इस बार जागरूक हो गई है जनता और ये सोच समझ के ही दिया जाएगा वोट। आपके पहले जैसा हिसाब नहीं रहेगा। हमें जो है ना, मुस्लिम कैंडिडेट को लेके आना है, किसी भी तरह से लेके आना है, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह से लेकर आना। पार्टियां आपकी बात नहीं सुन रही है, ऐसे में क्या कदम होगा? हमारा काम को सिर्फ वोट देना ही बचा है? नहीं, ऐसा नहीं है। इस बार हम अपने खुद के कैंडिडेट पार्टी में चाहते हैं। हमारी मांग भी यही है कि पार्टी की तरफ से BJP हो या कांग्रेस हो, हमारे कैंडिडेट जो मुस्लिम कैंडिडेट है, इनको उतारा जाए, इनको सीट दी जाए ताकि ये लोग आगे आए। अगर ये लोग नहीं देते हैं
तो फिर हमारे पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं, दूसरी पार्टीज भी हैं, फिर उससे हम लोग इनको लड़ाएंगे। हम हमेशा वोटर नहीं बने रहेंगे। हम हमेशा वोटर नहीं बने रहेंगे। फिर सवाल यह है कि आपकी नुमाइंदगी कैसे हो? दरअसल उम्मीद का साया है, दरियाए न मंजिल, हम कितने अकेले हैं सियासत के सफ़र में। इन लोगों ने हमको दिए तो टिकट, मगर ऐसे दिए कि तुम हार जाओ, तुम नुमाइंदगी नहीं कर पाओ, तुम अपनी कौम की रहबरी नहीं कर पाओ। कुल मिला के सियासत मुसलमान को उठने नहीं देना है। कुल मिला के सियासत बहुत बुरी सियासत है। मैं इसकी सख्त मुखालफत करता हूँ और आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर हम लोगों को नहीं इस बार आगे बढ़ाया गया तो हम खुद अपनी जिम्मेदारी उठाएंगे। तो सवाल है कि आप अपनी बेदारी का सबूत कैसे देंगे? कैसे ये जो है 28 सीटों पर इलेक्शन होना है, आप अगर बेदारी का सबूत नहीं देंगे तो एक भी नुमाइंदा आपका नहीं होगा। क्योंकि अगर आप दूसरी तरफ देखें तो हम ये देख रहे हैं कि 14 लोग जो है इस वक्त ऐसे वजीर हैं जो एमएलए नहीं है, लेकिन उसमें भी किसी मुसलमान को नुमाइंदगी नहीं दी गई। देखिए, चुनाव नहीं होने के बावजूद अगर सीट नहीं जीते हैं, उसके बाद भी अगर मंत्री बन गए हैं तो बहुत आसान है कि जनता जागरूक है, वो चुनाव जो है निर्दलीय खड़ी होती है और हम उसका सहयोग करेंगे ताकि हम उनसे काम भी ले सकें। पार्टी से तो हम काम नहीं ले सकते, ना हम प्रेशर बना सकते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि हम बेवकूफ़ हैं, हम पढ़े लिखे ज़रूर हैं, वो उन्होंने हमें रोज़गार नहीं दिया, वो हमें जगह भी नहीं देंगे। तो हम अपने लिए खुद उम्मीदवार चुन के उसको विधानसभा में और संसद तक पहुँचाने में सक्षम हैं। यहाँ पे जावेद साहब, आपने दोनों पार्टियों का रूल देखा, क्या आपने डिमांड की है? देखिए, हम लोगों ने जो एक तैयारी की है मोहब्बान भारत के, उसमें कि हम मोहब्बान भारत एक वो चीज़ है जिसमें भोपाल की सारी तंजीमें हैं, हम सब ने मिलकर ये तय किया है कि हम मेमोरेंडम कांग्रेस के भी जो बड़े लीडरान हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडरान हैं उनसे हम ये डिमांड करेंगे कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दें, टिकट दें। और दूसरी डिमांड हमारी ये रहेगी कि अगर आप देखिए, एक चीज़ बताइए कि बिना इलेक्शन जीते जब 6-6, 8-8 महीने दूसरे मंत्री बन सकते हैं, तो अल्पसंख्यक मोर्चे से, अल्पसंख्यक समाज से भी, समुदाय से भी कोई मंत्री बन सकता है। पहले भी आप लोगों ने बहुत सारे मेमोरेंडम दिए, हर बार आप करते हैं, लेकिन हर बार यही होता है कि एक झुंझुन आपको मिल जाता है। नहीं, उसकी वही है ना कि उनको फिक्र नहीं है, हमारी उनको फिक्र नहीं है कि ये तो बेदार। देखिए, आपने जो बात कही बेदारी वाली, तो अब उनको ये समझ में आना चाहिए कि ये अब हम सो नहीं रहे हैं, हम जाग गए हैं और हम बाकायदा लड़ते रहेंगे। ये कोई तरीका नहीं है। फिर आपकी कौम की नुमाइंदगी कैसे होगी? मुझे दरिया में तैर के जाना है। दरअसल मेरा तो मौक़िफ़ ये है कि ये जो मुस्लिम नुमाइंदगी बतदरीज कम हुई है, ये एक बाकायदा हिकमत अमली के तहत हुआ है और सब पार्टियां इसमें मिली हुई हैं कि मुसलमानों की नुमाइंदगी कम कर दो। और उत्तर प्रदेश उसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि जहाँ कभी 70 एमएलए और 15-20 एमपी हुआ करते थे, आज वहाँ गिने चुने ही विधायक हैं और यही सूरत हाल ओवरऑल पूरे हिंदुस्तान की है। तो ये मुसलमानों नहीं, तमाम पसमानदा तबकात को सोचने की ज़रूरत है। यकीनी तौर पर तमाम पसमानदा तबकात को सोचने की ज़रूरत है और यही वजह है कि 28 सीटों पर जो इंतखाबात होने हैं, बिहार असम्बली की इंतखाबात के साथ साथ मध्य प्रदेश की असम्बली की 28 सीटों पर ज़मीनी इंतखाबात होने हैं। और जिस तरह से हमें देख रहे हैं कि मुस्लिम तंजीमों ने जो अपनी बेदारी का सबूत जो है दे रही हैं और इन्होंने जो सारी पार्टियों से मुतालबा किया कि अगर वोट नहीं है, हमारी नुमाइंदगी नहीं है, तो हम वोट नहीं देंगे बल्कि नोटा की तरफ जाने का फैसला कर रहे हैं। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। महात्मा गांधी बैनुल-अक़वामी हिंदी यूनिवर्सिटी वर्धा में रवां साल से उर्दू डिपार्टमेंट को बंद कर दिया गया है, जिसको लेकर मुहिबान उर्दू में तशवीश पाई जा रही है। इसी मामले को लेकर आज अमरावती में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के ओहदेदारान ने मीडिया से बात करते हुए हुकूमत पर उर्दू के साथ तासुबाना रवैया का इल्ज़ाम आयद किया। इस मौके पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सीनियर लीडर अब्दुल रहीम भारती ने कहा कि उर्दू किसी खास मजहब की ज़बान नहीं, बावजूद इसे मुसलमानों से जोड़कर देखा जाता है, जो गलत है। वाज़ेह है कि महात्मा गांधी बैनुल-अक़वामी हिंदी यूनिवर्सिटी वर्धा से उर्दू क्यों बंद करके चाइनीज़, स्पेनिश और जापानी ज़बानों को नए निसाब में शामिल किया गया। वहीं हुकूमत के पास पैसा न होने की वजह से उर्दू डिपार्टमेंट बंद करने की बात कही जा रही है। इस चालू सत्र से विश्वविद्यालय के जो वीसी है हनुमान सिंह शर्मा जी ने ये ग्राउंड बताकर इस साल से उर्दू का विषय बंद कर दिया कि फंडिंग केंद्र सरकार से और स्टाफ न मिलने के कारण हम इस साल से ये एकेडमिक ईयर में उर्दू को बंद कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उर्दू भाषा को एक तरफ ये वीसी और केंद्र सरकार से अप्रूवल लेने के बाद में बंद करने जा रही है, लेकिन परदेशी 4 भाषा जो फ्रेंच, जापानी, चीनी और स्पेनिश है, उसको ये चालू एकेडमिक ईयर से वो शुरू करने जा रहे हैं। ये एक आश्चर्य की बात है, ये अनुचित है। ये घटना का हम हमारे संगठन की ओर से निषेध करते हैं।
कोरोना वबा के दौरान मुल्क भर में तालीमी इदारे बंद हैं। तलबा के तालीमी नुकसान को पूरा करने के लिए हुकूमत की जानिब से दूरदर्शन पर बोर्ड इम्तिहान की तैयारी कर रहे तलबा के लिए क्लासेस शुरू किए गए हैं। ताहम उर्दू मीडियम स्कूलों के तलबा इसका फ़ायदा उठाने में नाकाम है। बुरहान की वजह से तो माली परेशानी से बहुत ज़्यादा लोग दो चार हैं। पहले हम लोग देखते थे कि बच्चे जो है फ्री शिप के लिए बहुत कम अप्लाई करते थे, लेकिन इस बार काफ़ी तादाद में बच्चों को तकलीफ़ हो रही है दाखिला लेने के लिए, और इसीलिए हम लोग भी स्कूल की तरफ से या फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जो हैं जैसे स्टूडेंट्स एंड यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोग एडमिशन के लिए बच्चों की फ़ीस के लोग फ्राहम कर रहे हैं। साथ ही साथ ये लोग ऑनलाइन जो कॉलेजेस में जो क्लास 12 में से बच्चे पास कर रहे हैं, जहाँ एडमिशन ऑनलाइन हो रहा है, क्योंकि हमारे कौम में, हमारे बच्चों में, हमारे गार्जियंस में वो बेदारी नहीं है कि वो ऑनलाइन फॉर्म खुद से फिलअप कर सकें। ये लोग अपना ऑनलाइन कैंप शुरू किए हैं और वहाँ से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, जो एक अच्छा कदम है और इससे बच्चों को बहुत आसानी हो रही है। रांची में 7 दिनों से आंदोलन पर जमे असिस्टेंट पुलिस एहलकार और झारखंड पुलिस में जबरदस्त झड़प हो गई। गवर्नर हाउस और सीएम की रिहायशगाह के घेराव के इरादे से निकले असिस्टेंट पुलिस एहलकारों ने पत्थरबाजी की तो झारखंड पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। दोनों तरफ पुलिस के जवान ही थे। आखिर इस एहतजाज में शिद्दत क्यों आई और माविन पुलिस एहलकारों की क्या मांगे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। रांची के मोराबादी मैदान में पिछले 7 दिनों से एहतजाज कर रहे असिस्टेंट पुलिस एहलकारों का सब्र का पैमाना आज लबरेज हो गया। गवर्नर हाउस और सीएम की रिहायशगाह के घेराव के इरादे से निकले रास्ते में पुलिस ने रोकने की कोशिश की, बैरिकेड्स लगाए, लेकिन नाराज असिस्टेंट पुलिस एहलकारों ने अपने रास्ते की हर रुकावट को तोड़ डाला। नतीजतन नारेबाजी और पत्थरबाजी शुरू हो गई और फिर अपने अपने उसूल और मांग पर टिके पुलिस एहलकारों की दो जमात ने तमाम सरहदें पार कर दी और एक दूसरे से भिड़ गए। प्रोटेस्ट जंग का मैदान बन गया। मारपीट जेंट्स लोग मार दिए हैं यहाँ पे और हाथों में छोटे और उल्टी भी हो रहा है बहुत। जो गैस छोड़ा गया था ना, उसकी वजह से हम लोग कुछ नहीं किए थे। हम लोग राजभवन की घेराव करने जा रहे थे, इसी दरमियान में हम लोग सब जेंट्स लोग मरले हैं खुदा गए। नहीं, लेडीज नहीं थी, जेंट्स लोग सब मर रहे हैं। हम लोग यहाँ राजभवन को घेराव करने जा रहे थे तो वहाँ उधर से जैसे लाठीचार्ज करने लगे, हम लोग जाने लगे तो वो घायल हो गए और सबको बहुत चोट लगा है। बेरहमी से पिटाई की गई। हम लोग मतलब सिपाही पुलिस वाला से कोई दुश्मनी नहीं है। हम लोग की सरकार से मांग है, हम लोग अपना हक मांगने आए हैं। हम लोग के हक चाहिए, हम लोग हक मांगे बिना नहीं जाएंगे यहाँ से। 3 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल हुए असिस्टेंट पुलिस एहलकार झारखंड पुलिस में सीधे बहाली चाहते हैं। इनकी तनख्वाहें मामूली हैं और अब अपने मुतालबात के लिए एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले ही इस झड़प ने दोनों जानिब से दर्जनों पुलिस एहलकारों को अस्पताल पहुंचा दिया। कुछ दिनों से सहायक पुलिसकर्मी यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज एकाएक ये लोग उग्र हो गए और यहाँ पे जो भी बैरिकेडिंग लगी है उनको इन्होंने पलट दिया और पलटने के बाद इन्होंने हमारे जो भी रैप के जवान थे और हमारे जिला के जो भी जवान थे सभी लोग पथराव भी करने लगे, जिसके जवाब में हमें हल्की लाठीचार्ज करने लगे। हमारे एक सार्जेंट है, उनको काफ़ी चोट लगी है, हॉस्पिटल में है, और हमारे और अन्य पुलिसकर्मी जो हैं उनको भी काफ़ी चोट आई है। तो इसमें अभी शांतिपूर्ण स्थिति है, परंतु हम लोग डिप्लॉयमेंट प्रिवेंटिव किए गए हैं। पुलिस द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया गया, उन्होंने बैरियर उलट दिया और पुलिस पे पथराव करने लगे। पथराव में भी कई पुलिस वाले घायल हुए हैं। यहाँ भगदड़ की स्थिति मच गई थी, पर पुलिस ने संयम बरतते हुए सिचुएशन को संभाला और अभी जो घायल हैं, पुलिस वाले भी घायल है, सार्जेंट भी हमारे घायल है, सिटी साहब को भी लगा है, वो सब हम लोग अभी इलाज करा रहे हैं सबका। मोराबादी मैदान में अब भी हालात कशीदा हैं। दोनों तरफ पुलिस जवान तैनात हैं। दूसरे थानों की टीम भी डेरा डाल चुकी है। असिस्टेंट पुलिस एहलकार झारखंड पुलिस में सीधे बहाली चाहते हैं और दूसरी तरफ पुलिस एहलकार अपनी रियासत के हुक्म के पासदार हैं। जीत किसकी होती है, देखना बाकी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रांची से नौशाद आलम की रिपोर्ट। खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम। मुल्क मुखालिफ बयान देने के इल्जाम में तिहाड़ जेल में बंद चल रहे तालिब इल्म शर्जील इमाम को आज दिल्ली पुलिस अलीगढ़ लेकर पहुंची, जहां शर्जील को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे। सर्कल ऑफिसर अनिल समानिया ने बताया कि आज शर्जील को सीजेएम की अदालत में पेश किया गया और 167 सीआरपीसी का वारंट बनवाया गया। गौरतलब है कि सीएए मुखालिफ एहतजाज के दौरान आसाम को लेकर शर्जील ने मुतनाज़ा बयान दिया था। इसके खिलाफ अलीगढ़ में मुल्क मुखालिफ दफात में मुकदमा दर्ज किया गया था। ये एक
शर्जिल इमाम पिछले काफ़ी समय से ये वांछित चल रहा था। NRC और CA के दौरान जो मुकदमे पंजीकृत उसमें वांछित है। आज इसको तिहाड़ जेल से दिल्ली पुलिस लेकर आई थी और इसको न्यायालय CJM महोदया के यहाँ पेश किया गया, जहाँ पर इसका 167 CRPC का वारंट बनवाया गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में इसने बयान दिया था? हाँ, वो बयान दिया था, उसका मुकदमा लिखा हुआ है, उसी में इसके आज वारंट बन गया है। आगरा में छत्रपति शिवाजी के नाम पर म्यूजियम तामीर करने का मामला तनाज़े का शिकार हो गया है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के जरिए दिए गए बयान पर लोग दबी ज़बान में फैसले को खालिस सियासत से ताबीर कर रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शोबे तारीख के असातिज़ा ने कहा कि आगरा की तारीख मुग़लों से मिलती है। शिवाजी का आगरा और ब्रिज इलाके से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए म्यूज़ियम का नाम उनके नाम पर रखने का मकसद कुछ और ही इशारा कर रहा है। सदर शोबे तारीख प्रोफेसर इशरत आलम और मारूफ तारीखदां प्रोफेसर मानवेंद्र कुमार पंधेर ने म्यूज़ियम बनाने की सताइश की, लेकिन इसके नाम को शिवाजी के नाम पर रखने को गैर ज़रूरी कदम करार दिया। आगरा जब आदमी आएगा तो उसके माइंड में ताजमहल जरूर रहेगा, तो वो पास में, भाई इसका कोई अपोज नहीं कर रहा कि आप ब्रिज कल्चर के नाम पर म्यूजियम बना रहे हैं, खूब बनाइए, लेकिन इसको हाउ यू कैन रिलेट इट विद द ताजमहल, नियर बाई ताजमहल एंड आगरा। सेकेंडली, भाई ब्रिज कल्चर यू आर गोइंग टू डिपिक्ट, आप ब्रिज कल्चर को उसमें प्रदर्शित करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शिवाजी के किस कंट्रीब्यूशन को वो ब्रिज कल्चर का पार्ट है, ब्रिज कल्चर में शिवाजी के किस योगदान को वो वहां डिपिक्ट करेंगे? तो इसमें कुछ विरोधाभास है जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी जनरेट हो रही है। क्या नाम रखा जाए अब इस पर तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते। हाँ, ये ज़रा सा अनफॉर्चुनेट है कि जब आप म्यूज़ियम बनाते हैं और आगरा के करीब, मतलब सॉरी, ताजमहल के करीब बना रहे हैं, तो उससे एक विरोधाभास सा हो रहा है कि अगर आप यही चीज़ औरंगाबाद, मतलब वहाँ पे महाराष्ट्र में बनाते, बॉम्बे में शिवाजी म्यूज़ियम है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, और एक नहीं सैकड़ों बनाइए। लेकिन एक जो हमारी कंपोजिट कल्चर की धरोहर है, और जिससे मतलब कि मतलब आगरा जिसकी वजह से जाना जाता है, आगरा शिवाजी की वजह से नहीं जाना जाता है, तो ताज की विसिनिटी में बनाना ये थोड़ा अटपटी सी बात लगती है। बिहार असेंबली इंतखाबात को लेकर तमाम सियासी पार्टियों की तैयारी अपने शबाब पर है। बात अगर मुस्लिम इलाकों की हो तो सीमांचल के 24 असेंबली हलकों पर सभी पार्टियों की नज़र है। सीमांचल में सियासी पार्टियों की तैयारियां जोरों पर है। गुज़श्ता लोकसभा और असेंबली इंतखाबात का मुद्दा बना किशनगंज की AMU ब्रांच इस बार भी सुर्खियों में है। हालांकि अब तक AMU की ब्रांच से मुताल्लिक काम शुरू नहीं किया गया है, लेकिन AMU के बहाने खूब सियासत हो रही है। MIM ने सूबाई और मरकज़ी हुकूमत को कटघरे में खड़ा किया। वहीं JDU MLC खालिद अनवर के मुताबिक नीतीश हुकूमत ने सीमांचल के लिए काम किया है, साथ ही AMU को नीतीश कुमार ने ज़मीन मुहैया कराई है। जैसा कि आपने देखा कि नीतीश सरकार और मोदी सरकार ने बार बार वादा करती है कि अल्पसंख्यक हितैषी है, सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन आप देख लीजिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो किशनगंज सेंटर है वो भी किस हालत में पूरा देश जानता है। जब UPA की सरकार थी तो सोनिया जी ने 120 करोड़ का वादा किया, वो अभी तक नहीं हो पाया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में भी क्वेश्चन उठाया, उसका भी कुछ नहीं हो पाया। उसके बाद बैरिस्टर साहब लगातार जो HRD मिनिस्टर से भी अख्तरुज्जमान साहब के साथ मुलाकात, तो कुछ नहीं हुआ। नीतीश जी और मोदी जी ने इतना बिहार की सौगात की बात की, इनका 1.25 लाख करोड़ का जुमला आप जान ही रहे हैं कि क्या हुआ था 2015 के चुनाव में, उसके फिर से जुमला शुरू हो गया। और नीतीश जी जो अल्पसंख्यक हितैषी की बात करते हैं, जो अफ्तार पार्टी देने की बात करते हैं, लेकिन बतलाएं नीतीश जी, आप मुख्यमंत्री बिहार है, 15 साल हो गया, मालापुरम में सेंटर अलीगढ़ का बन गया, मुर्शिदाबाद में बन गया, आखिर बिहार में किशनगंज में वो सेंटर क्यों बना? सीमांचल के साथ इतना सौतेला व्यवहार आखिर केंद्र सरकार और बिहार सरकार क्यों करती है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बिहार सरकार ने 300 एकड़ ज़मीन मुफ्त में दिया और उसकी बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, सारा काम हो रहा है। नीतीश कुमार की सरकार मुसलमानों की तालीम के लिए संजीदा है और ये इस बात की दलील है कि तमाम ज़िलों में मुस्लिम
मैटिस रेजिडेंशियल स्कूल खोला जा रहा है जिसमें बच्चों को फ्री में तालीम दी जाएगी। 5 एकड़ का कैंपस होगा, बहुत बड़े रकम के साथ। तकरीबन एक ही स्कूल पे 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च हो रहा है और तमाम ज़िलों में 38 स्कूल बनाए जा रहे हैं। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक्सटेंशन कैंपस के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से संजीदा है और पूरी ताकत के साथ इस कैंपस को तैयार करा रही है। इसमें किसी को शक शुबा नहीं करना चाहिए। कोरोना वबा की दहशत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इंसान की जान जाने पर उसके करीबी रिश्तेदार भी उससे दूर भागते हैं। ऐसे हालात में जलगांव के अमलनेर तालुके की आवाज़ फाउंडेशन कोरोना से मरने वालों की बिला मुआवजा रज़ाकाराना तौर पर आखिरी रसूमात अदा कर रही है। अमलनेर जलगांव के ताल्लुका जात में कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासर इलाका है, जहाँ कोरोना के मरीजों की तादाद में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। आवाज़ फाउंडेशन के इस कार्य खैर को काफ़ी सराहा जा रहा है। नगर पालिका तरफे 2 बार टेंडर निकाला गया था और टेंडर का प्रकार ये था कि जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है उनका अंतिम संस्कार करना। तो ये टेंडर को आवाज़ बहुउद्देशीय संस्था ने नकारा और ये टेंडर का काम मुफ्त में करने की जवाबदारी आवाज़ फाउंडेशन ये संस्था ने ली और इसके पहले हमने 3 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। बंगाल में कोरोना से सेहतियाब होने वाले मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। ताहम रोजाना 3000 से ज़ायद कोरोना के नए मरीज भी सामने आ रहे हैं। रियासती वजीर सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने कोरोना की सूरत हाल को तशवीशनाक बताते हुए लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। पहले से बेहतर है, लेकिन मरीज तो काफ़ी है। मुझे मालूम है, मैं कहीं एक पेशेंट भेजा भी, अब थोड़ा जाओ, वो तो पॉजिटिव क्वारंटाइन बना हुआ है, पूरा आ जाओ। हर जिला में 2 जगह 3 जगह पॉजिटिव पेशेंट का ये बना हुआ है और कोई सिम्टम नहीं। ऐसे ही बस अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। औरंगाबाद में कोरोना के मरीजों को जल्द अज जल्द तिब्बी इमदाद पहुंचाने और कोरोना पर काबू पाने के लिए म्यूनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे और पुलिस सुपरिंटेंडेंट मुग्धा पाटिल ने अपने ज़ाती अखराजात से एक एम्बुलेंस सरकारी अस्पताल को अतिया की। इस एम्बुलेंस का इफ्तिताह औरंगाबाद के राब्ता वजीर सुभाष देसाई के हाथों अमल में आया। इस मौके पर 3 एम्बुलेंस घाटी अस्पताल को अतिया की गई। वाज़िर महाराष्ट्र में मेरा ख़ानदान मेरी जिम्मेदारी स्कीम पर अमल किया जा रहा है, जिसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तिब्बी जांच को यकीनी बनाया जा रहा है। एम्बुलेंस अपने शहर की सेवा में लोकार्पण की है। तो ये एम्बुलेंस एक बहुत बड़ी एसेट है अपने शहर के लिए। इसमें सभी ऑक्सीजन है, वेंटिलेटर है, डिफिब्रिलेटर है, उसमें मॉनिटर भी है, जो एक आईसीयू सेटअप रहता है, ये मोबाइल आईसीयू सेटअप है। और जो ये अभी कोविड पैंडेमिक में बहुत ज़रूरी है, तो ये अपने शहर को सबने मिलकर आज लोकार्पण किया है। एक निश्चित स्वरूप से अपने सबको फायदा होगा। किंवा कार्डियक ॲम्ब्युलन्स अजून हव्या असा विषय जेव्हा आला, तेव्हा मग 1 महिन्याचा आपला पगार आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे महानगरपालिकेचा प्रत्येक कर्मचारी अधिकारी ज्यांनी सुद्धा ॲक्च्युली तेच स्फूर्तीस्थान आहेत की त्यांच्यामधून ती आयडिया आपल्या सर्वांना आली आणि आज ही कार्डियक ॲम्ब्युलन्स आपण लोकार्पण करीत आहोत। ही ॲम्ब्युलन्स खूप महत्त्वाची आहे। काय फायदा होणार आहे एक पालिका आयुक्त म्हणून या ॲम्ब्युलन्सचा? इनफॅक्ट औरंगाबाद कर्मचारी अधिकारी संघटना आणि आम्ही सर्व लोकांनी मिळून टीम औरंगाबाद महानगरपालिकाने मिळून 3 एम्बुलेंस परचेज केलेली आहे, त्यापैकी एक कार्डियक एम्बुलेंस है। मरकजी व सूबाई हुकूमत की जानिब से नौकरी भर्ती पाबंदी के खिलाफ मुख्तलिफ रियासतों में अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ की जानिब से कौमी बेरोजगार दिन, पोस्ट कार्ड आंदोलन, टेक्स्ट मैसेज आंदोलन कामयाब रहा। महाराष्ट्र में टीचर भर्ती का अमल शुरू हुआ। इसके लिए अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ पिछले 1 साल से मुसलसल कोशिश कर रही है। 1 जुलाई से घर बैठे धरना आंदोलन जारी है, जिसका आज 79 दिन हो चुके हैं, जिसकी वजह से हुकूमत इस भर्ती को मखसूस इजाज़त देने पर गौर कर रही है। पहली मरतबा पूरे भारत देश में 19 रियासतों में कौमी बेरोज़गार दिन जो है उसका एहतमाम किया गया है, क्योंकि मरकज़ी हुकूमत ने 4 तारीख को, इसी तरीके से रियासती हुकूमत ने जो है 4 मई 2020 को जो नोटिफिकेशन निकाल कर नौकर भर्ती पर जो पाबंदी लाई है, उसके खिलाफ जो है
अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ के ज़ेर एहतमाम तकरीबन 19 रियासतों में जो है हम जो कौमी बेरोज़गार दिन मनाते हुए ख़ास तौर पे रियासत महाराष्ट्र में आज का दिन जो है कौमी बेरोज़गार दिन के साथ साथ जो है आज पोस्ट कार्ड आंदोलन और टेस्ट मैसेज आंदोलन भी किया जा रहा है। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर।